हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सीरीज मैंने स्टार्ट की थी। बीच में एक लंबा चौड़ा गैप आ गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पाई थी, स्पेशली एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए, यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए। बाकी तो वीडियोज आ रही थी चैनल पर, DSSB PRT वाले बच्चों के लिए आ रही थी, UPSC वाले बच्चों के लिए भी वीडियोज में डाल रही थी, एजुकेशन सब्जेक्ट की ही डाल रही थी। ठीक है, तो वो 10 मैराथन वीडियोस अभी रिसेंटली जो मैंने करवाई है, वो आप लोगों को मैं जरूर बोलूंगी कि वो 10 की 10 मैराथन आप लोग देखिएगा, क्योंकि हम एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करें। वो जो पेपर होना था UPSC वालों का, वो एजुकेशन सब्जेक्ट में ही, एजुकेशन का तो हो गया है, यानी कि जो बीएड UPSC ने जो बीएड कॉलेजेस में लेक्चरर है उनके लिए भी निकाला था, तो उनका भी सेम ही सिलेबस है। एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वो 10 की 10 मैराथन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप लोग देखना चाहें तो चैनल पर अवेलेबल है, बिल्कुल देखनी चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि वही की वही 10 यूनिट यहाँ पर है, वही 10 यूनिट वहां पर है। हल्का फुल्का डिफ्रेंशिएशन आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ इक्का दुक्का टॉपिक इसमें देखने को मिल जाएगा और उसमें नहीं मिलेगा, या जो वहां पर है वो यहाँ पर नहीं होगा। बस इतना सही डिफरेंस है। ठीक है, तो हालांकि जब पेपर बनता है तो ये सारे के सारे एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं, क्योंकि जैसे अभी आप देखेंगे UPSC वालों का जो एजुकेशन सब्जेक्ट में पेपर हुआ है, तो वहां पर आई थिंक ये सोशल मूवमेंट और थ्योरीज वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। तो ठीक है, तो जो बच्चे UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं या एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी यूनिट करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मान लीजिए एक सुबह आंख खुलती है और बाहर देखने पर पता चलता है कि लाखों आम लोग, हाँ, जो कल तक अपनी बिल्कुल सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थे। बिल्कुल, शिक्षक, क्लर्क, दुकानदार, वो सब अपना सुरक्षित काम छोड़कर सड़कों पर उतर आए। पूरी व्यवस्था एकदम ठप हो गई है। लोग पुलिस की लाठियों और आंसू गैस का सामना करने को तैयार हैं। और ऐसा होता है, इतिहास गवाह है इस बात का। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है कि लोग अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर एक बड़े संघर्ष का हिस्सा बन जाते हैं? जो चीजें कल तक मतलब बिल्कुल सामान्य लग रही थी, वो अचानक एक बहुत बड़े बदलाव की मांग में कैसे बदल जाती हैं? देखिए, ये समाज शास्त्र का सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प पहलू है। कोई भी व्यवस्था हमेशा एक तय नियम से नहीं चलती। जब वो टूटती है या उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, तो जो सामूहिक ऊर्जा पैदा होती है ना, वो इतिहास बदल देती है। और आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय यही सामूहिक ऊर्जा है। उच्च शिक्षा और शिक्षण परीक्षाओं जैसे UGC नेट, JRF, MED और UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए आज अध्ययन सामग्री और अकादमिक नोट्स को खंगालकर सामाजिक आंदोलनों की अवधारणा और सिद्धांतों को समझा जाएगा। और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उस विज्ञान को डिकोड करना है जो एक साधारण असंतोष को एक विशाल क्रांति में बदल देता है। चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि यह विषय किताबों से निकलकर हमारे आसपास की दुनिया को समझने में बहुत मदद करता है। एक आम धारणा अक्सर ये होती है कि सड़क पर दिखने वाली कोई भी भीड़ या कोई भी विरोध प्रदर्शन एक आंदोलन है, लेकिन समाजशास्त्र के नजरिए से भीड़, दंगे और आंदोलन में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, एक मिनट, तो इस अंतर को थोड़ा स्पष्ट करते हैं। अगर मैं एक बहुत ही आधुनिक परिदृश्य की बात करूं, मान लीजिए सोशल मीडिया पर अचानक से कोई ट्रेंड चलने लगा। हाँ, हैशटैग्स वगैरह। हाँ, लाखों लोगों ने एक हैशटैग का इस्तेमाल कर लिया। डिजिटल दुनिया में एक भूचाल सा आ गया। तो क्या उस ट्रेंड को एक वास्तविक सामाजिक आंदोलन माना जा सकता है? ये तुलना आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। अध्ययन सामग्री इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से समझाती है। एक सामाजिक आंदोलन की सबसे पहली शर्त यह है कि वह एक असामूहिक, संगठित और लक्ष्य उन्मुख प्रयास होना चाहिए। मतलब उसमें एक गोल होना चाहिए। बिल्कुल। इसका उद्देश्य या तो समाज में कोई बड़ा बदलाव लाना होता है, या फिर किसी आ रहे बदलाव को रोकना होता है। जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स होते हैं, वो अक्सर क्षणिक फाज होते हैं। वो आते हैं, शोर मचाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, बिना किसी जमीनी बदलाव के। सही कहा। मतलब आंदोलन में एक ठहराव और एक संगठन का होना जरूरी है। भले ही वो संगठन किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह बहुत औपचारिक ना हो, लेकिन एक ढांचा तो होना ही चाहिए। ठीक, इसी बात को फ्रीमैन और जॉनसन ने 1999 में बहुत खूबसूरती से परिभाषित किया था। उनका कहना है कि सामाजिक आंदोलन राजनीतिक दलों और असंगठित जनता के बीच की कड़ी होते हैं। अच्छा, एक पुल की तरह। हाँ। राजनीतिक दल पूरी तरह से औपचारिक संस्थाएं हैं। उनके पास नियम है, पद हैं,
दूसरी तरफ आम जनता है जो पूरी तरह से असंगठित होती है। सामाजिक आंदोलन इन दोनों छोरों के बीच में काम करते हैं। उनके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, वो संगठित होते हैं, लेकिन वो सत्ता पाने की होड़ में शामिल कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होते। इसी कड़ी में लुंडबर्ग की परिभाषा भी काफी ध्यान खींचती है। उन्होंने इसे एक स्वैच्छिक संघ कहा है। वॉलंटरी एसोसिएशन। हाँ, ये शब्द स्वैच्छिक बहुत अहम लगता है मुझे, क्योंकि लोग परिवार या जाति में जन्म लेते हैं, वो तो उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं है, लेकिन आंदोलन में शामिल होना एक सचेत निर्णय है। और परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये स्वैच्छिक संघ या वॉलंटरी एसोसिएशन एक बहुत महत्वपूर्ण कीवर्ड है। इसे सीधे लुंडबर्ग से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अक्सर मिलान करने वाले सवालों में ये पूछा जाता है। बिल्कुल। और इस स्वैच्छिक संघ को जीवित रखने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें भी तो होती होंगी। हाँ, स्रोतों के अनुसार 2 सबसे महत्वपूर्ण तत्व चाहिए। पहला, एक विरोधी का होना, यानी एक स्पष्ट प्रतिद्वंदी। कोई विलन चाहिए कहानी में। एक तरह से हाँ, ये कोई सरकार हो सकती है, कोई पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा हो सकती है, या बहुराष्ट्रीय कंपनी भी। बिना किसी टारगेट के आंदोलन दिशाहीन हो जाता है। और दूसरा तत्व क्या है? एक मजबूत सामूहिक पहचान, शेयर्ड कलेक्टिव आइडेंटिटी। जब तक अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के अंदर ये साझा भावना नहीं होगी कि हम सब मिलकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो समूह बिखर जाएगा, चाहे वो शांतिपूर्ण हो या हिंसक। बिल्कुल। विरोधी और सामूहिक पहचान के बिना ये टिक ही नहीं सकता। अब तक ये तो स्पष्ट है कि आंदोलन की संरचना कैसी होती है, लेकिन एक बहुत बुनियादी सवाल ये उठता है कि इसकी जड़ें कहाँ हैं? लोग आखिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से इतना विमुख कैसे हो जाते हैं कि सड़कों पर उतर आएं? कारण तो कई हैं। हाँ, अध्ययन सामग्री में कारणों की जो सूची है, असमानता, सामाजिक अन्याय और उत्पीड़न, ये तो मानव इतिहास में सदियों से मौजूद रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है, अलगाव या एलियनेशन। ये अलगाव कैसे काम करता है आधुनिक समाज में? देखिए, औद्योगिकरण के बाद जब लोग छोटे गांवों को छोड़कर बड़े शहरों में काम करने आए, तो वो भीड़ का हिस्सा तो बन गए, लेकिन अंदर से नितांत अकेले हो गए। एक मशीन का पुर्जा बनकर रह गए। सही कहा। कारखानों में मजदूर का अपने काम से कोई गहरा जुड़ाव नहीं रहा। जब व्यक्ति अपनी जड़ों से कट जाता है, तो वो एक नई पहचान तलाशता है। सामाजिक आंदोलन उस अकेलेपन को दूर करके लोगों को एक सामूहिक परिवार का एहसास देते हैं। अरे वाह, ये बहुत ही गहरी बात है। केवल आर्थिक कारण ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक खालीपन भी लोगों को आंदोलनों से जोड़ता है। बिल्कुल। और जब लोग जुड़ जाते हैं तो उनके विरोध करने के तरीके अलग अलग होते हैं। अध्ययन सामग्री आंदोलनों को 5 प्रमुख प्रकारों में बांटती है: सुधारवादी, क्रांतिकारी, पुनरुत्थानवादी, प्रतिरोध और यूटोपियन। सुधारवादी और क्रांतिकारी का अंतर तो अक्सर सबको पता होता है। सुधारवादी किसी खास हिस्से में सुधार चाहते हैं, जैसे महिला अधिकार, और क्रांतिकारी पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हाँ, जैसे चीनी कम्युनिस्ट क्रांति। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा भ्रम जिन 2 प्रकारों में होता है, वो है पुनरुत्थानवादी यानी रिवाइवलिस्ट और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस आंदोलन। ये दोनों काफी कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। मैं खुद थोड़ा उलझन में हूँ। मान लीजिए कोई समूह पुरानी परंपराओं को वापस लाने की मांग कर रहा है और नए बदलावों का विरोध कर रहा है, तो वो प्रतिरोध कर रहा है या पुनरुत्थान चाह रहा है? इसे इस तरह से देखना चाहिए कि उनकी नजर किस दिशा में है। जो पुनरुत्थानवादी आंदोलन है, वो मुख्य रूप से अतीत की ओर देखते हैं। वो अतीत के गौरवशाली मूल्यों की ओर वापस लौटना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है पुराना समय बेहतर था। हाँ, इसका सबसे बेहतरीन ऐतिहासिक उदाहरण आर्य समाज का आंदोलन है, जिनका नारा था वेदों की ओर लौटो। वो एक तरह से समय के पहिए को पीछे ले जाना चाहते थे। समझ गया। वो एक आदर्श अतीत की कल्पना में जीते हैं। जबकि प्रतिरोध आंदोलन थोड़ा अलग है। ये वर्तमान में हो रहे किसी विशिष्ट बदलाव को रोकने पर केंद्रित होते हैं। मान लीजिए किसी आदिवासी इलाके में अचानक नया कानून लाकर जंगल काटे जा रहे हैं और वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। वो किसी पौराणिक युग में वापस नहीं जाना चाहते। वो बस ये कह रहे हैं कि जो नया बदलाव तुम ला रहे हो, हमें वो नहीं चाहिए। स्थिति जैसी थी वैसी ही रहने दो। सिर्फ रेजिस्ट कर रहे हैं। ये अंतर अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और जो 5वां प्रकार है यूटोपियन, वो तो पूरी तरह से भविष्य की बात करता है। हाँ, एक ऐसे
काल्पनिक आदर्श समाज की कल्पना जो शायद जमीन पर कभी रहा ही ना हो। तो कारणों और प्रकारों को समझने के बाद अब उन 4 प्रमुख सिद्धांतों का रुख करते हैं जो यूजीसी नेट के सिलेबस का कोर हिस्सा हैं। सबसे पहला सिद्धांत सीधे इंसानी भावनाओं को टटोलता है, सापेक्ष अभाव सिद्धांत या रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। यह सिद्धांत इस विचार पर गहराई से काम करता है कि आंदोलन की शुरुआत भावनाओं से होती है। इसका मूल तर्क यह है कि विद्रोह तब नहीं होता जब लोग पूर्ण रूप से गरीब होते हैं। मतलब पूर्ण गरीबी से क्रांति नहीं आती। नहीं, विद्रोह तब होता है जब लोग दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और महसूस करते हैं कि वे उन संसाधनों या अधिकारों से वंचित हैं जिनके वे वास्तव में हकदार हैं। यह सापेक्ष अभाव है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर झोपड़ी में रहा है तो शायद वो कभी क्रांति ना करे, लेकिन अगर उसे महल दिखाकर वापस झोपड़ी में धकेल दिया जाए तो वो हथियार उठा लेगा। बिल्कुल सही। इसे समयगत सापेक्ष अभाव या टेम्पोरल रिलेटिव डेप्राइवेशन का नाम दिया गया है, जिसे अनफुलफिल्ड राइजिंग एक्सपेक्टेशंस भी कहते हैं। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। हाँ, एक व्यवहारिक उदाहरण इसे एकदम साफ कर देगा। मान लीजिए किसी कंपनी में एक कर्मचारी है, उसे लगातार 5 साल से हर साल वेतन वृद्धि और बोनस मिल रहा है। उसकी जीवन शैली उसी के अनुसार ढल गई है, उसकी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल। अब छठे साल कंपनी अचानक मुनाफे में होने के बावजूद बोनस बंद कर देती है और वेतन काट लेती है। तब उस कर्मचारी को जो भयंकर गुस्सा आएगा ना, वो उस व्यक्ति की तुलना में कहीं ज्यादा होगा जिसकी पगार कभी बढ़ी ना हो। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। महान विचारक कार्ल पोलानी ने भी यही तर्क दिया था। उन्होंने कहा कि समाज में धन या संसाधनों में जो सापेक्ष अंतर होते हैं वो पूर्ण अभाव से ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब प्रगति को अचानक ब्रेक लग जाए, हाँ, तब जो गहरा असंतोष जन्म लेता है वही आंदोलनों की नींव बनता है। लेकिन हर सिद्धांत की अपनी सीमाएं होती हैं। अध्ययन सामग्री में इस सिद्धांत की 2 बहुत बड़ी कमियों का जिक्र है जो अक्सर परीक्षाओं में कथन कारण वाले सवालों में आ जाती हैं। पहली सबसे बड़ी आलोचना है द एवरीवन प्रॉब्लम। अगर हम ध्यान से देखें तो समाज में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से वंचित महसूस करता है। मध्य वर्ग टैक्स से परेशान है, छात्र शिक्षा से परेशान है। हाँ, लेकिन हर असंतुष्ट व्यक्ति तो सड़कों पर उतरकर क्रांति नहीं करता ना। ये सिद्धांत ये बताने में पूरी तरह से विफल रहता है कि क्यों कुछ ही लोग लामबंद होकर आंदोलन बनाते हैं और बाकी सिर्फ घर बैठकर शिकायतें करते रहते हैं। और इसकी दूसरी आलोचना तो और भी दिलचस्प है, वृत्ताकार तर्क या सर्कुलर रीजनिंग। वो कैसे? मतलब ये तो कुछ ऐसा हो गया कि हमें कैसे पता कि लोगों के अंदर सापेक्ष अभाव था? क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया। और उन्होंने आंदोलन क्यों किया? क्योंकि उनमें सापेक्ष अभाव था। हाँ, ये तर्क तो गोल गोल घूम रहा है। बिल्कुल। ये किसी ठोस वैज्ञानिक कारण की जगह सिर्फ भावनाओं पर टिका हुआ है। और यहीं से समाजशास्त्रियों ने महसूस किया कि सिर्फ भावनाओं से लंबी लड़ाइयां नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए दूसरा सिद्धांत सामने आया जो मनोविज्ञान की दुनिया से निकलकर सीधा लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट की दुनिया में जाता है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी या संसाधन जुटाने का सिद्धांत। सही कहा। इस सिद्धांत का फॉर्मूला बहुत ही स्पष्ट है। असंतोष प्लस संसाधन बराबर संगठित आंदोलन। यानी शिकायतें तो हर आधुनिक समाज में 24 घंटे मौजूद रहती हैं। जी। लेकिन एक आंदोलन तभी जमीन पर उतरता है जब वो पर्याप्त संसाधन जुटा सके। और यहाँ संसाधन शब्द का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस या चंदा नहीं है। इसमें शामिल है ज्ञान, बेहतरीन नेतृत्व क्षमता, मीडिया तक पहुंच, स्वयंसेवक और सत्ताधारी वर्ग में से किसी गुट का समर्थन भी। ये सारी चीजें मिलेंगी तभी एक व्यक्तिगत शिकायत राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनेगी। अध्ययन सामग्री में एक शब्द का जिक्र है, सोशल एंटरप्रेन्योर। ये वो रणनीतिकार होते हैं जो जनता के बिखरे हुए गुस्से को एक दिशा देते हैं। हाँ, ये सिद्धांत मानता है कि आंदोलनों में शामिल होने वाले लोग बहुत तार्किक होते हैं। वो लागत और लाभ की पूरी गणना करके ही किसी खतरे में कूदते हैं। एक मिनट, यहाँ एक वैचारिक असहमति पैदा होती है। क्या ये नजरिया आंदोलनों को किसी कॉर्पोरेट स्टार्टअप की तरह नहीं बना देता? मतलब? मेरा मतलब है ये सिद्धांत ये मानकर चल रहा है कि जैसे किसी कंपनी के पास बजट है, मार्केटिंग टीम है, तो वो प्रोडक्ट बेच लेगी।
क्या ये लोगों के वास्तविक जज्बे और उन विचारधाराओं का मजाक नहीं उड़ा रहा जिनके लिए लोग अपनी जान दे देते हैं? ये बहुत ही जायज आपत्ति है और आलोचक भी बिल्कुल यही बात कहते हैं। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि ये वित्त और संगठन पर इतना ज्यादा जोर देता है कि मानवीय भावनाओं को हाशिए पर धकेल देता है। और एक और खामी है ना इसमें, सहजता या स्पॉन्टेनिटी को न समझ पाना। बिल्कुल, ये उन आंदोलनों की व्याख्या करने में विफल है जो बिना किसी पूर्व योजना के अचानक भड़क उठते हैं। 1955 में अमेरिका का प्रारंभिक नागरिक अधिकार आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब रोजा पार्क्स ने बस में सीट छोड़ने से मना किया था। हाँ, उनके पीछे कोई पीआर एजेंसी या क्राउड फंडिंग अभियान नहीं था। वो पल पूरी तरह से सहज था। भावनाओं से भरम हुआ निर्णय, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी ऐसी सहज ऐतिहासिक घटनाओं को नहीं समझा पाती। ये एक बेहतरीन उदाहरण है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि समाज केवल अर्थशास्त्र से नहीं चलता। और यही विचार हमें 1960 के दशक के बाद के पश्चिमी समाजों में ले जाता है, जहां एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ। और यहीं से प्रवेश होता है तीसरे सिद्धांत का, न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी या एनएसएम। 1960 के दशक से पहले के जितने भी पुराने आंदोलन थे वे मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था, वर्ग संघर्ष, रोटी कपड़े मकान के इर्द गिर्द घूमते थे। मजदूरों की हड़तालें, किसानों का विद्रोह, सब भौतिक जरूरतों के लिए। लेकिन 1960 के आते आते पश्चिमी देशों में बुनियादी जरूरतें पूरी हो चुकी थी, फिर भी युवा सड़कों पर उतर आए। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो पुराने आंदोलन बैंक बैलेंस के लिए लड़े गए थे और नए आंदोलन क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। सही कहा। पर्यावरण आंदोलन, LGBTQ+ अधिकार, नारीवादी आंदोलन, ये सब दिखाते हैं कि समाज भौतिक धन से आगे बढ़कर उत्तर भौतिक मूल्यों की ओर बढ़ चुका था। पोस्ट मटेरियल वैल्यूज। हाँ, और इस पैराडाइम शिफ्ट को समझने के लिए 3 प्रमुख विचारकों को जानना जरूरी है, खासकर परीक्षा की दृष्टि से। पहले हैं जुर्गन हैबरमास, जिन्होंने नई राजनीति या न्यू पॉलिटिक्स की अवधारणा दी थी। बिल्कुल, उनका तर्क है कि आधुनिक समाज में संघर्ष अब उत्पादन पर नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता पर है। दूसरे विचारक है एलन टोरेन, जो सांस्कृतिक कोड्स की बात करते हैं। और तीसरे विचारक? तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण है एल्बर्टो मिलुची। उन्होंने पुरानी मार्क्सवादी सोच को खारिज कर दिया कि हर आंदोलन अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि नए आंदोलन लाइफ वर्ल्ड और व्यक्तिगत पहचान से जन्म लेते हैं। मतलब लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें हमारे तरीके से जीने का अधिकार मिले। हाँ, ये संसाधनों की लड़ाई से बिल्कुल अलग है। तो अब तक ये तस्वीर बनती है कि आंदोलनों के पीछे जज्बात हो सकते हैं, संसाधन हो सकते हैं और पहचान की लड़ाई भी हो सकती है। लेकिन एक सवाल है, कई बार किसी समूह के पास ये तीनों चीजें होती हैं, फिर भी उनका आंदोलन कुचल दिया जाता है। और कई बार कम संसाधनों वाला आंदोलन इतिहास रच देता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब हमारे चौथे और आखिरी सिद्धांत में छिपा है, राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत या पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी, PPT। हाँ, ये सिद्धांत बहुत ही व्यवहारिक बात कहता है कि असली खेल टाइमिंग का है। संसाधन और भावनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक अवसर ही ये तय करते हैं कि आंदोलन कब शुरू होगा और सफल होगा या नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार 3 चीजों का एक साथ आना जरूरी है। पहला, विद्रोही चेतना, दूसरा संगठनात्मक शक्ति और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व राजनीतिक अवसर। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करूं? हाँ, उदाहरण से जल्दी समझ आएगा। इसे समंदर में सर्फिंग के खेल से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन सर्फ बोर्ड है, यह आपका संसाधन हो गया। आपको सर्फिंग करनी बहुत अच्छे से आती है, आपके अंदर पूरा जोश है, ये आपकी विद्रोही चेतना हो गई। लेकिन अगर आप समंदर में खड़े हैं और वहां कोई लहर ही नहीं है, पानी बिल्कुल शांत है, तो क्या आप अपने उस महंगे बोट पर बैठे बैठे कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको उस सही लहर, उस राजनीतिक अवसर का इंतजार करना ही पड़ेगा। ये तुलना बहुत शानदार है। राजनीतिक अवसर वो लहरें हैं जो समंदर में हलचल पैदा करती हैं। ये अवसर समाज में तब आते हैं जब राजनीतिक व्यवस्था थोड़ी कमजोर हो जाती है। जैसे नेताओं में फूट पड़ जाना, एलीट डिसयूनिटी, हाँ, या फिर कोई बड़ा आर्थिक संकट आ जाए। जब सिस्टम रूपी दीवार में कोई दरार दिखती है, तब आंदोलनकारी उस दरार का फायदा उठाते हैं। इसी में एक पॉलिटिकल मीडिएशन मॉडल का भी जिक्र है, जो बताता है कि राजनीतिक संदर्भ और रणनीतियां मिलकर परिणाम तय करते हैं। लेकिन इस सिद्धांत की भी कुछ आलोचनाएं होंगी। बिल्कुल,
इसका झुकाव राजनीतिक ढांचे की तरफ इतना ज्यादा है कि ये भी कहीं ना कहीं संस्कृति और मानवीय भावनाओं की अनदेखी कर बैठता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो किसी भी आंदोलन की शुरुआत अभाव की उस चीज से होती है जब व्यक्ति अन्याय महसूस करता है। रिलेटिव डेप्रिवेशन। हाँ, फिर लड़ाई लड़ने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है। 1960 के दशक के बाद ये लड़ाइयां सिर्फ पैसे की न रहकर पहचान और संस्कृति की बन गई। न्यू सोशल मूवमेंट्स। और अंत में एक सफल मुकाम तक पहुंचने के लिए सही राजनीतिक अवसर का इंतजार करना पड़ता है। परीक्षाओं की पैरावी करने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हर सिद्धांत का मुख्य विचार और उसकी कमजोरी का अंतर स्पष्ट हो। जैसे असर्शन रीजन वाले सवालों में कीवर्ड्स को जोड़कर पढ़ना एक अचूक रणनीति है। ये विश्लेषण वास्तव में समाज को देखने का नजरिया बदल देता है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचारणीय प्रश्न है जो इन सभी सिद्धांतों को एक नई कसौटी पर कसता है। कैसा प्रश्न? देखिए, हमने बात की संसाधनों की, नेतृत्व की, राजनीतिक अवसरों की, लेकिन आज का युग डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आज बिना किसी भौतिक नेतृत्व के, बिना बड़े फंड के, सिर्फ एक एआई एल्गोरिदम लोगों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें रातों रात सड़कों पर ला सकता है। ये तो है, आज के समाजशास्त्र की यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या संसाधन जुटाने का सिद्धांत अब पुराना पड़ गया है, जब एक वायरल वीडियो पूरी दुनिया में आग लगा सकता है? क्या ये सोचने वाली बात है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। अपने आसपास हो रहे बदलावों को समाजशास्त्र के इस नए चश्मे से देखते रहिए और सोचते रहिए कि अगली वैचारिक लहर कहां से और कैसे उठने वाली है।